जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन के बारे में जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, या फिर हम उसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं या फिर नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है और स्वागत रहेगा भी। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के केमिस्ट्री के एक लेसन की जिसका नाम है आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसी का नाम बदल की किताबों में आया है, जैसे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ठीक है, मतलब कि हम इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि इस लेसन में हम इस पूरे लेसन में नोट्स नहीं बनवाएंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से या आपके बेसिक लेवल के चीज़ों से, ठीक है, बेसिक लेवल के हिसाब से, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ लेक्चर वीडियो है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया जाएगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी आज तक कितनी बार बनी है और उन सारी चीज़ों की या फिर सारी आवर्त सारणी के क्या क्या मूल सिद्धांत हैं, क्या क्या मूल नियम हैं, क्या क्या आधारभूत चीज़ें हैं उसमें, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनी थी ना, वो किसकी बनी थी? मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक की बनी थी। मतलब मेंडलीफ ने उसको बनाया था और उनकी आवर्त सारणी का नाम क्या था? तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। इसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव्स या फिर मेंडलीव्स फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल। चलिए इसके बाद बनी है मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। मतलब जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को बना दिया था तो उसमें सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। बाद में क्या हुआ? 1913 ईस्वी में मोजले नाम के वैज्ञानिक आए हैं और उन्होंने परमाणु भार को तत्व का मूल लक्षण नहीं बताया। मतलब कि कहा कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार नहीं होता है बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। मीन्स परमाणु क्रमांक की खोज मोजले के पहले नहीं हुई थी। जब मोजले 1913 में आए हैं तो उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की है। मतलब कि परमाणु क्रमांक की खोज कब हुई है? 1913 ईस्वी में। ठीक है, कौन खोजा है? मोजले ने खोजे हैं। ठीक है, और मोजले ने जब यह खोज दिया, यह सिद्धांत, इसी को कहते हैं मोजले का नियम। मतलब कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि उसका परमाणु भार। इस बात को आधार मानते हुए मोजले ने मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को संशोधित कर दिया और एक आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसका नाम पड़ा मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। चलिए अब देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कि मेंडलीफ की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी कब बनी है तो आप बोलेंगे 1913 में, 1913 में। और क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज कब हुई थी? 1913 में। अब देखिए परमाणु क्रमांक के पहले परमाणु भार की खोज हुई थी। तो परमाणु भार में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। टोटल किसी भी तत्व में जितने भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उनके समेशन को, उनके योग को क्या कहते हैं? उसका परमाणु भार, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं और उसे ठीक किसी भी तत्व के संकेत के ऊपर प्रतीक के रूप में या फिर घात के रूप में उसको व्यक्त करते। ठीक है, चलिए देखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या थी। देखिए सबसे पहले तो आवर्त सारणी होती क्या है? देखिए होता क्या है कि प्रकृति में जितने भी तत्व थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, जितने भी हैं, ठीक है, तो उन सभी को क्या किया गया? इस तरह से कॉलम बनाए गए। ठीक है, कुछ कॉलम इस तरह से बनाए गए, कुछ कॉलम इस तरह से बनाए गए जो कि अलग अलग आवर्त सारणी में अलग अलग संख्या में थे। ठीक है, कुछ कॉलम इस तरह ऊर्ध्वाधर बनाए गए और कुछ कॉलम इस तरह बनाए गए और इस तरह से बना करके उनमें तत्वों को भर दिया गया। देखिए प्रकृति में जितने भी तत्व ज्ञात थे, ठीक है, कब तक? मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी को बनाया तो उनके ज़माने तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को उन्होंने एक टेबल बना करके उसमें भर दिया। तब वो टेबल क्या कहलाया? वही टेबल आवर्त सारणी कहलाया। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या है तो आप बोलेंगे कि जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को बनाया उस समय तक प्रकृति में जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख कर एक आवर्त सारणी बनाया, जिसे या एक टेबल बनाया, एक सारणी बनाया, उसे ही क्या कहा गया? आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, उस आवर्त सारणी में सभी तत्वों को किस आधार पर रखा गया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। इसलिए इनका एक नियम बना जिसको कहते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, जो कि मैं आगे लिखा हुआ हूं। देखिए
मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। अगर आपसे पूछा जाए मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर ये पूछा जाएगा तो आप ये बात बोलेंगे जो मैं बता दिया। अगर पूछा जाएगा मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवर्त नियम क्या है, तो ये नियम आपको बदल जाएगा। क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्यों? क्योंकि संशोधन कब किया गया, जब परमाणु क्रमांक की खोज हो गई तब। अब देखिए बाद में जब कुछ समय बीता तो यह भी बदल गया नियम, ठीक है, और एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई जिसे कहते हैं प्रवर्धित या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या हुआ था कि देखिए इसमें जितने भी जैसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हो, वर्नर का सिद्धांत हो, पावली का नियम हो, बोर-बरी का नियम हो, जितने भी नियम थे, ठीक है, उन सभी को एकजुट करके एक साथ मिला करके एक दूसरी आवर्त सारणी बनाएगी जिसका नाम क्या पड़ा, प्रवर्धित आवर्त सारणी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सारणी को किसने बनाया था, तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं जैसे रॉन्ग, वर्नर, पावली, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ठीक है। इन सभी लोगों की थ्योरी के आधार पर मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, इन सभी लोगों की थ्योरी इसमें समाहित की गई और एक नया आवर्त सारणी बनाया गया जिसका नाम पड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर प्रवर्धित आवर्त सारणी। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल कौन सी आवर्त सारणी चल रही है, आजकल कौन सी आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं कौन सी है, दीर्घाकार, मतलब दीर्घ आकार वाली, या फिर प्रवर्धित आवर्त सारणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवर्त सारणी क्यों बनी? आवर्त सारणी तभी बनी जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया। और तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा? देखिए प्रकृति में जितने भी तत्व ज्ञात हैं, जैसे इस समय में 120 तत्व ज्ञात हैं, लेकिन जब मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी को बनाया था, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कब बनाया था, तो कहीं कहीं डेट 1859 लिखी हुई है, कहीं कहीं डेट 1869 लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कब बनी थी, तो 1859 भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं 1869 भी आता है, ठीक है, 1869। तो दोस्तों करना क्या है, इस समय तक प्रकृति में कुल लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, 63 एलिमेंट ज्ञात थे। तो उन्होंने उतने तत्वों को अलग अलग वर्गों में बांटा था, लेकिन वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब 63 तत्व उस समय थे, तो 63 तत्वों में कोई धातु था, कोई अधातु था, कोई उपधातु था, कोई गैस थी, ठीक है, कोई क्षार धातु थी, कोई क्षारीय मृदा धातु थी। तो इन सभी तत्वों को, जैसे 60 तत्व हैं, ठीक है, या 63 तत्व है, तो इन सभी में जितने भी धातु हैं उनको एक साथ रख दिया जाए, जितने भी अधातु हैं उनको एक साथ रख दिया जाए, जितनी भी गैस हैं उनको एक साथ रख दिया जाए। तो इस तरह से वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जब सभी तत्वों को धातुओं, अधातुओं और गैसों में या उपधातुओं में अलग अलग रख दिया जाएगा, तो किसी एक ग्रुप का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें जितने भी तत्व रहेंगे उन सबका अध्ययन आसानी से हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन सभी तत्वों की अध्ययन की सरलता के लिए, मतलब आसानी से उन सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी रखने के लिए सभी तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी है। अगर पूछा जाएगा कि वर्गीकरण से क्या फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे कि वर्गीकरण से यही फायदा हुआ है कि जितने भी धातुएं थीं उनको एक साथ रखा गया, जितने भी अधातुएं थीं उनको एक साथ रखा गया, और जितने भी उपधातुएं थीं उनको एक जगह, और जितने भी गैसें थीं उनको एक जगह रखा गया, अलग अलग रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी तत्वों का आराम से, आसानी से, सरलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। यही तत्वों के वर्गीकरण का फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडलीव का मूल आवर्त नियम तो हमने बता दिया, आपको बहुत पूछा जाता है ये पेपर में। तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है? वही है जिसके आधार पर, जिस नियम के आधार पर, जिस सिद्धांत के आधार पर मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में अपनी मूल आवर्त सारणी को बनाया था। तो उसमें क्या है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही है नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नियम कब बना, तो आप कह सकते हैं कि जब आवर्त सारणी बनी थी मेंडलीव की, ठीक है, मतलब कि 1869 में या फिर 1859 में। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में मोजले ने संशोधन कर दिया तो जो नियम बना उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम, और जो सारणी बनी थी उसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। कभी कभी आधुनिक आवर्त सारणी, कभी कभी संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप बोलेंगे
चूंकि इस आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे रख के बनाया गया था, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, कौन सा नियम है, आधुनिक आवर्त नियम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है प्रवर्धित आवर्त नियम या फिर आधुनिक के बाद वाला, मतलब कि ये दीर्घाकार आवर्त नियम या फिर प्रवर्धित आवर्त नियम। इस आवर्त सारणी में सभी तत्वों को ना उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखकर आवर्त सारणी को बनाया गया था। इस आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया था, व्यवस्थित किया गया था। इसलिए प्रवर्धित आवर्त नियम क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, इतना लिखेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और वो सही भी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 3 है, परमाणु भार इसमें याद रखेंगे, इसमें परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए विकर्ण संबंध, ये डायगोनल रिलेशनशिप है। देखिए होता क्या है, आवर्त सारणी जब आप बनाते हैं ना, मतलब कौन सी आवर्त सारणी बनाएंगे, दीर्घाकार या जो प्रचलन में है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इस तरह बनाते हैं आप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हा ली ना करब, करब रब से फरियाद एक और बनता है। ठीक है, फरियाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपको कोड बताया जा रहा है इसलिए कि आपको याद हो सके। ठीक है, और इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये लिथियम है ना और मैग्नीशियम है, अगर हम यहाँ से एक चतुर्भुज बना दें इस तरह से, ठीक है, तो ये लिथियम और ये मैग्नीशियम एक दूसरे से, अगर हम इस लिथियम मैग्नीशियम को मिलाएं तो ये एक विकर्ण जैसा है। मतलब लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम से कुछ गुण के समान होते हैं, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम के ज़्यादातर गुण आपस में मैच करते हैं, इसलिए इनके बीच के संबंध को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध। मतलब कि लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से विकर्ण के रूप में स्थित हैं और इनके बीच जो गुण होते हैं वो भी कुछ कुछ समान होते हैं, इसलिए इनके बीच के संबंध को हम क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध। तो आपसे इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, कौन कौन तत्व किन दूसरे तत्वों से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए लिथियम का मैग्नीशियम से, इसी तरह से याद कर सकते हैं, लिथियम का मैग्नीशियम से, बोरान का सिलिकॉन से, ठीक है, और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, इस तरह से होता है। और भी हैं, ठीक है, और भी हैं। मैं आपको अगर पूरी बात बता दूं तो देखिए क्या होता है, ली ना बेटा मांगे, और इसी तरह बोरान एल्यूमिनियम के आगे क्या हो जाएगा, काशी जी संग पार्वती। ठीक है, इस तरह से। और फिर होता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया करके होता है। ठीक है, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, आगे पीछे की देखेंगे वीडियो, ठीक है, तो और भी अभी वीडियो बनी हुई है पहले से कुछ वीडियो, और कुछ वीडियो और भी बनेगी। ठीक है, तो जब सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट मेरा बताया हुआ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, उन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, आ से टिपो और फिर कल बाहर, इस तरह से आई आंटी। ठीक है, ये सभी टेक्निक है, कोड है। तो देखिए लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ, ठीक है, कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ विकर्ण संबंध होता है। इस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। देखिए सब विकर्ण, अगर यहाँ से यहाँ तक एक चतुर्भुज बना तो लिथियम का मैग्नीशियम से, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक चतुर्भुज बना दें तो विकर्ण यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस यहाँ से यहाँ एक चतुर्भुज बनाएं तो विकर्ण ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चतुर्भुज बनाएं तो विकर्ण ये हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं इजिली, सबका एक दूसरे से विकर्ण संबंध आप देख पा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, कंपटीशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी एक को दे देगा, जैसे ऑक्सीजन का पूछ लेगा तो ऑक्सीजन किससे दिखाएगा विकर्ण संबंध, क्लोरीन से दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए प्रारूपिक तत्व या फिर इन्हें कहते हैं टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, ये किसे कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट। इनका एग्जाम्पल आपसे पूछता है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर हम इस आवर्त सारणी को और आगे बढ़ाएंगे ना तो ये चीज़ आके मिल जाएगी आपको। मतलब कि बीच में थोड़ा डी ब्लॉक का गैपिंग रहती है, डी ब्लॉक रहता है बीच में, और फिर आगे जब पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ से आपको कटा हुआ भाग इधर मिल जाएगा। मतलब अगर उस पी ब्लॉक को हम इसमें सटा दें तो यही आपको लाइन मिलेगी। मतलब ये देखिए पहला पीरियड है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां आवर्त है और सातवां आवर्त है। तो ये देखिए ये लिथियम कहाँ आता है, दूसरे आवर्त में आता है, और ये सोडियम कहाँ आता है, तीसरे आवर्त में आता है। मतलब ये दूसरे आवर्त में हो गया, ये तीसरे आवर्त में हो गया। तो दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं डी ब्लॉक वाला इसके नीचे होता है,
मतलब ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक होगा, फिर ये पी ब्लॉक इधर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो डी ब्लॉक होता है ना वो नीचे होता है, मतलब ये पी ब्लॉक अगर इसमें सटाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यही है। हम यहाँ पे क्या बनाए हैं, वही बनाए हैं, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों, देखिए ये दूसरे आवर्त के तत्व हो गए, ये तीसरे आवर्त के तत्व हो गए। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, तो प्रारूपिक तत्व कहते हैं, ठीक है। आप इजीली समझ सकते हैं, मतलब दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन सब हैं, और ये भी है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये भी है, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रारूपिक तत्व हैं। आगे बढ़िए, सेतु तत्व। सेतु तत्व किसे कहते हैं, इनको कहते हैं इंग्लिश में ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट, देखिए ब्रिज क्या करता है, एक सड़क इधर एक सड़क इधर, बीच में क्या है, जब नदी आ जाती है, खाई आ जाती है, या पहाड़ आ जाता है, या चट्टान आ जाती है बड़ी सी, तो या तो उनके बीच सुरंग बना देते हैं, वो सुरंग क्या करती है, उधर के रोड को इधर के रोड को जोड़ देती है। या फिर अगर पुल आ जाए, खाई आ जाए, ठीक है, नदी आ जाए, तो क्या करते हैं, इधर की सड़क को जोड़ने के लिए एक पुल बना देते हैं। तो ब्रिज क्या होता है, सेतु क्या होता है, एक दो रास्तों को जोड़ने वाला एक रास्ता होता है, ठीक है। या फिर कोई भी टेक्निक होती है जो दो रास्तों को जोड़ सके, ठीक है। तो वो देखिए वही टेक्निक यहाँ भी है, मतलब कि यहाँ पर भी दो तत्वों को जोड़ने वाला या फिर दो वर्ग के तत्वों को जोड़ने वाला जो तत्व होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेतु तत्व। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट ए है और ये क्या है, सेकंड ए। मतलब आज की जो प्रवर्धित आवर्त सारणी है ना, उसमें कुल 7 आवर्त हैं और 18 खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर कॉलम है। उन ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग समूह या ग्रुप या वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज कॉलम है, ठीक है, पृथ्वी के समानांतर या फिर क्षैतिज जो कॉलम है 7 हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी मतलब जो प्रवर्धित आवर्त सारणी है या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें 18 ग्रुप हैं, लेकिन आपके अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 8A और 8B उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए 8A एस ब्लॉक के जो हैं और पी ब्लॉक के जो हैं इनको ए में बांटा गया, और जो डी ब्लॉक के तत्व है ना उनको बी में बांटा गया है। तो अब देखिए इसमें का जो ये तत्व लिथियम है ना, जो फर्स्ट ए का लिथियम है, ठीक है, ये क्या करता है, ये फर्स्ट ए के सभी तत्वों को और फर्स्ट बी के सभी तत्वों को भी जोड़ता है। मतलब जब आप यहाँ पे डी ब्लॉक बीच में बनाएंगे ना, तो वहाँ पे फर्स्ट बी जो आएगा लास्ट में, फर्स्ट बी और सेकंड बी जो आते हैं ना, इनको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आता है कॉपर, देखिए यहाँ पे कॉपर आता है, फिर कौन आता है बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे आता है जिंक, सीडी को मार दिया, जिंक सीडी को मार दिया। और यहाँ पर क्या आता है, कॉपर, आज, सोना, ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट आते हैं और एक और एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, जिसकी डिस्कवरी अभी जारी है। तो उनको दोस्तों यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि उनका थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 3 एलिमेंट ये भी हैं, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है। इसको हाइड्रेरिजिरम कहते हैं, हाइड्रेरिजिरम, और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, हाइड्रेरिजिरम, लेकिन इनको कहा क्या जाता है, मरकरी या पारा, इन्हीं को डॉक्टरी थर्मामीटर में भरा जाता है। देखिए कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, ठीक है, गोल्ड कहते हैं, इनका ओरिजिनल नाम होता है ऑरम, और इनका ओरिजिनल नाम होता है अर्जेंटम, और इन्हीं को हम लोग मुद्रा धातु या सिक्का धातु कहते हैं, क्वाइनेज मेटल। आपसे पूछा जा सकता है क्वाइनेज मेटल या सिक्का धातु किसे कहते हैं, या करेंसी मेटल किसे कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, मुद्रा धातु। देखिए ये जो लिथियम होता है ना, इस तरह दिखा सकते हैं कि लिथियम एक तरफ इनको जोड़ता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को, और एक तरफ ये किसको जोड़ता है, इनको भी जोड़ता है, मतलब कॉपर, आज, सोना, ना। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर कौन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को छोड़ दिए, लिथियम इनको भी जोड़ रहा है, इनको भी जोड़ रहा है। ये फर्स्ट ए के हो गए और ये फर्स्ट बी के हो गए। इसी तरह से मैग्नीशियम क्या करता है भाई, 2 लोगों को जोड़ेगा, मतलब यहाँ पर किसको जोड़ेगा, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम को, और उधर किसको जोड़ेगा, जिंक, सीडी को मार दिया। ऐसे कोड बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्या कहें, कॉपर, आज, सोना, ना, कॉपर से कोई कह रहा है या सोना नहीं, और जिंक, सीडी को मार दिया, ये टेक्निक है, कोड है याद करने का। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सेतु तत्व हुआ और लिथियम सेतु तत्व हुआ। मतलब सेतु तत्व या फिर ब्रिज एलिमेंट का आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे भाई, देखिए एक तरफ लिथियम को बोल सकते हैं और एक तरफ मैग्नीशियम को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डॉबेराइनर का त्रिक समूह, देखिए डॉबेराइनर एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, त्रिक समूह बताया था। मतलब बोला था कि अगर
हम इसको, जैसे कि जो आवर्त सारणी बनी नहीं थी, मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बनाया ना, उनके पहले ही डॉबेराइनर आए थे। क्या हुआ था कि डॉबेराइनर ने बोला था, एक अनुमान लगाया था कि अगर इस तरह से हम तत्वों को भर दें, यहाँ कौन है, लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, ये कौन है, सोडियम है, ये कौन है, पोटेशियम है। बोले थे कि अगर लिथियम और सोडियम पोटेशियम में, अगर लिथियम और पोटेशियम का 1 2 3 है ना, जब 3 तत्वों को लाइन से लिखा जाए, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम को जब लाइन से लिखेंगे तो पहले और तीसरे के परमाणु भार को अगर जोड़ के औसत निकालेंगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिल जाएगा। त्रिक समूह, त्रिक समूह मतलब कि जो लाइन से 3 लोगों पर लगे, मतलब कि इनको जब लाइन से लिखेंगे ऐसे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो पहले और तीसरे के परमाणु भारों का औसत जो आएगा वो बीच वाले तत्व का क्या होगा, परमाणु भार होगा। मतलब हम बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हैं, ठीक है, किसकी सहायता से, डॉबेराइनर के त्रिक समूह की सहायता से। लेकिन डॉबेराइनर का त्रिक समूह जो था वो सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इनका नियम फेल हो गया था, ठीक है। तो डॉबेराइनर के त्रिक समूह से आप क्या समझ सकते हैं कि जब किसी तत्व को लाइन से लिखेंगे 3, मतलब कि जब 3 तत्वों को लाइन से लिखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का माध्य बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है, ठीक है। ये कौन, किसका नियम है, डॉबेराइनर का त्रिक समूह, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड को ऑक्टेट रूल इसको कहते हैं, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने क्या किया था, देखिए जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा से रिपीट करेंगे, मतलब सारे गामा पा धा नी सा, जो गाने की सुर ताल होते हैं ना, अगर उनके आधार पर अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो जो बाद में तत्व रिपीट होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, मतलब एक बार जब ऐसे तत्व भरते जाएंगे ना, फिर जो तत्व यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से जितने भी तत्व एक ग्रुप में मिलेंगे, इन सभी तत्वों के गुण आपस में मैच करते हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं, एक समान होते हैं। तो इस तरह से तत्वों का जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने का जो अस्तित्व था या फिर जो नियम था, वही नियम क्या कहलाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन पहले ये नियम कब बना था, जब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तब तक ये नियम खूब चला था। लेकिन जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तब ये नियम फेल हो गया, ठीक है। और ये नियम भी कब आया था, ये आया था लगभग 1865-66 में आया था, ठीक है। और ये डॉबेराइनर का नियम कब आया था, 1829 के आसपास आया था। तो दोस्तों 1866 इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सब नियम कब आए थे, जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी नहीं बनी थी तब। अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतना टॉपिक आपका इसमें कवर हुआ, आगे भी वीडियो बनेगी और आगे भी हम कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, इस लेसन से बिलोंग करती हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे और उन्हें सिर्फ लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन जहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल हम आपको बताते चलेंगे। आप भी रफ कॉपी या फिर अपनी सीरियस एक कॉपी बनाइए सीरियसली और उस पर नोट करते चलिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको काम देंगी, ठीक है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचा सकती हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्रवर्धित आवर्त सारणी की जो मेन बातें हैं ना, वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसे कि इसमें 7 आवर्त हैं। आवर्त क्या होते हैं, जो 36 कॉलम होते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है। और इसमें 18 वर्ग हैं या फिर 18 समूह हैं। इसमें तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है, ये एक तरह से डिमेरिट है इसकी। और इसमें एफ ब्लॉक के तत्वों को सबसे नीचे रखा गया है और इसी की विशेषता यह भी है कि इसमें सभी तत्वों के अध्ययन की सुविधा को देखते हुए या फिर अध्ययन की सुविधा के लिए इसमें सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इनमें भी तत्वों के और सुविधा के लिए कुछ तत्वों को क्षार धातुओं में बांटा गया है, कुछ तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं में बांटा गया है, कुछ तत्वों को कैल्कोजन फैमिली में बांटा गया है, कुछ तत्वों को निकोजन फैमिली में बांटा गया है, कुछ तत्वों को हैलोजन फैमिली में बांटा गया है, कुछ तत्वों को निष्क्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट गैसों में बांटा गया है, कुछ तत्वों को संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु तत्व के रूप में बांटा गया है अलग, कुछ तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व में बांटा गया है, कुछ तत्वों को लैंथेनाइड्स की श्रेणी में बांटा गया है, कुछ तत्वों को एक्टिनाइड्स की श्रेणी में बांटा गया है और कुछ तत्वों को पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स या फिर ट्रांस यूरेनिक तत्व के रूप में बांटा गया है। तो अगली वीडियो में मैं जितना नाम लिया हूँ इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी
तो वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट अगर कुछ करना हो तो कमेंट भी कर दीजिए, मतलब अगर कोई चीज़ हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।